Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic which is laboratory materials. तो हमें मालूम है कि डिफरेंट मटेरियल हमें मिल जाता है लेबोरेटरी में ताकि वो सपोर्ट कर पाए, वो ऐसा मटेरियल होता है ताकि वो सपोर्ट कर पाए टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को. ठीक है, हमें जैसे कि वेरियस फैक्ट्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, प्रोसेसेस पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं फिजिकल साइंसेस के बारे में, तो वहाँ पे हमें लेबोरेटरी में आइटम्स मिल जाती हैं जो कि सफिशेंट क्वांटिटी में होती हैं ताकि हम पूरा एनालाइज कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ उस चीज़ का. ठीक है, और ये एस्टैब्लिश होती है कहाँ पे, लेबोरेटरीज़ में, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड लेबोरेटरीज होती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये सब कुछ स्कूल्स में. सो वी कैन से दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल in the physical sciences laboratory can effectively play the role of valuable support material as and when needed in a specific teaching learning situations. Regarding the availability of the items related to the teaching learning of various facts, principles, processes and applications of physical sciences, it can be safely said that these are available in sufficient quantity in the properly established laboratories organized as physics laboratory, chemistry laboratory और physics कम chemistry laboratory in the schools. ठीक है, importance इसके बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको यहाँ पे लेबोरेटरी की डेफिनेशन दे देना 2-3 लाइन में, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी है. द नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस. तो स्टिमुलेटिंग होता है ये लेबोरेटरी स्टिमुलेटिंग होती हैं, साइंटिफिक स्किल, साइंटिफिक एटीट्यूड इम्पार्ट करती हैं, कैसे लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रेंथन करती है, इमेजिनेशन को स्ट्रेंथन करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रेंथन करती है, इसीलिए इम्पार्ट हो जाती है स्किल्स और एटीट्यूड जो कि साइंटिफिक होता है. परमानेंट इंप्रेशन ले डाउन करती है. अब कैसे परमानेंट इंप्रेशन, जो भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको परमानेंट इंप्रेशन डालेंगी आपके दिमाग में. लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करते हो तो आपको उतने अच्छे से याद नहीं होती है, बट जब अगर आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे, कर के लर्न करेंगे, कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलता है, ज़्यादा देर तक याद रहती है. देन कॉपरेशन और हेल्दी कंपटीशन जो एस्टैब्लिश करती हैं. आप ग्रुप में भी काम कर सकते हो लेबोरेटरी में, तो वो कॉपरेशन बिल्ड करता है, हेल्दी कंपटीशन बिल्ड करता है, जनरेट करती है क्यूरियोसिटी. प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आपकी क्यूरियोसिटी जनरेट करवाता है. सो वी कैन से दैट इंपॉर्टेंस इज स्टिमुलेटिंग. द सेकंड वन इज साइंटिफिक स्किल्स इम्पार्ट करती है, इम्पार्ट्स साइंटिफिक स्किल्स, इम्पार्ट्स साइंटिफिक एटीट्यूड, लेज परमानेंट इंप्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग, बिल्ड्स कॉपरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड जनरेट्स क्यूरियोसिटी. अब प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट थी किसकी, साइंस एजुकेशन की, जो कि सेकेंडरी स्कूल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964 में सजेस्ट किया था उससे कि कितने बच्चे जो हैं वो एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं और कितनी मिनिमम स्पेस है हर एक बच्चे के लिए लेबोरेटरी में काम करने के लिए, जो कि कंफर्टेबली काम कर पाए हर एक बच्चा. कितने साइंस टीचर्स हैं, और जो भी लेबोरेटरी बनाई गई है वो मिडिल के लिए ही नहीं लेकिन हायर क्लासेस के लिए भी यूजफुल हो. सो ऑन प्लानिंग इट वाज सेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ साइंस एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल्स कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन 1964 suggested that number 1 is the number of students working at a time, number 2 the minimum space necessary for each student for comfortable working, number 3 is the number of science teachers, and number 4 is useful for middle as well as higher class. Suggestions क्या दी गई थी G Savage से, तो suggestions by G Savage, नंबर 1 इज द लीनियर बेंच स्पेस, कितनी है वहाँ पे, सर्कुलेशन स्पेस है कि नहीं है वहाँ पे, इतना सारा एपरेटस होगा आपके पास तो उसकी स्टोरेज के लिए तो स्पेस है आपके पास कि नहीं है. नॉन मूवेबल इक्विपमेंट्स हम कितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, तो उसके लिए भी खास स्पेस चाहिए हमें. डेमोन्स्ट्रेशन बेंच जो है वो एक सूटेबल डिस्टेंस पे है कि नहीं है. वॉल स्पेस जो है वो ठीक है जहाँ पे भी हमने वर्टिकली फिक्स्ड एपरेटस रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं. ठीक है, सो नंबर 1 इज द लीनियर बेंच स्पेस. सेकेंड, सर्कुलेशन स्पेस, स्टोरेज of apparatus, space for non-movable equipments, demonstration bench, and the sixth one is the wall space for vertically fixed apparatus. अगला आता है कि पॉइंट्स क्या दिमाग में रखने चाहिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं किसी भी साइंस लेबोरेटरी की. सबसे पहले तो बात आती है कि उसके पास स्पेस कितनी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कितनी है. तो स्पेशियस एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिक्स्ड बेंचेस को अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे मूवेबल बेंचेस रखने चाहिए. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में लोकेटेड होनी चाहिए, नेचुरल लाइट की एक्सेस होनी चाहिए. क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेचुरल लाइट भी हो वहाँ पे. डेमोन्स्ट्रेशन टेबल जो है वो एक ठीक ठाक डिस्टेंस पे होना चाहिए. फर्नीचर अच्छा होना चाहिए. फ्लोर जो होनी चाहिए वेल सीमेंट लगा होना चाहिए, उसमें अच्छा सीमेंट लगा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग
प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्लम्बिंग की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज रूम अच्छे होने चाहिए, कबर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए। इतनी सारी चीज़ें होंगी तो कबर्ड्स, शेल्फ्स वगैरह तो हमें अच्छी ही चाहिए। तो नंबर फर्स्ट इज द स्पेशियस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अवॉइड फिक्स्ड बेंचेस, शुड बी लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, एक्सेस टू नेचुरल लाइट, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल एट सूटेबल डिस्टेंस, प्रॉपर फर्नीचर, स्ट्रांगली बिल्ट फ्लोर, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्लम्बिंग, प्रॉपर स्टोरेज रूम एंड कपबोर्ड्स। अब आता है नेक्स्ट कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। लैब ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको लेक्चर भी मिले, लेक्चर रूम भी मिले और लेबोरेटरी रूम भी मिले। सो नंबर फर्स्ट इज लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, ठीक है। डायमेंशंस उसके अच्छे होने चाहिए। वॉल्स एंड फ्लोर्स की बात करें तो टफ होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, गुड क्वालिटी का सीमेंट यूज़ किया जाना चाहिए फ्लोर्स के लिए। फ्लोर जो होनी चाहिए हाई स्लाइटली स्लांटेड होनी चाहिए। डोर्स एंड विंडोज़ की बात करें तो फेस करने चाहिए नॉर्थ को, और प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, कर्टन अरेंजमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो डार्क की प्रेजेंस में होती हैं, तो कर्टन अरेंजमेंट भी होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। अब देखिए लेक्चर रूम होगा तो 40 से 50 बच्चे आ पाएँ, और लैब हो तो 20 से 25 बच्चे आ पाएँ, वैसा सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। फर्नीचर की बात करें तो ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टीचर का बेंच होना चाहिए, 40 बच्चों की अरेंजमेंट होनी चाहिए बेंचेस की। So the number first is the lecture room cum laboratory. Second, dimensions, walls and floors. Third one, fourth, doors and windows and proper drainage. Fifth, seating arrangement. Lecture room 40 to 50 students and lab 20 to 25 students. And furniture, blackboard, teachers bench arrangement for 40 students. Maintenance की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ के टाइम पे हम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम इन अ सेंस की जैसे केमिकल्स वगैरह यूज़ अप हो जाते हैं वहाँ पे लैब्स वगैरह में। कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, बीकर टूट रहे हैं, चाइना डिश टूट रही है, पिपेट टूट रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ों को पूरा का पूरा एक स्टॉक होना चाहिए कि हमें पता तो चले कि कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई और नेक्स्ट टाइम पे हमें ऐसी प्रॉब्लम ना पड़ेगी जिस दफ़ा हमने अगली दफ़ा से प्रैक्टिकल या कोई चीज़ एक्टिविटी करनी है तो। सो उसके लिए स्टॉक रजिस्टर्स होते हैं, परचेज रजिस्टर होगा और एक नेसेसिटी इंडिकेटर रजिस्टर होगा। तो पहली बात आती है स्टॉक रजिस्टर के बारे में। तो फॉर ब्रेकेबल्स रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से टूट गई है चीज़। नॉन ब्रेकेबल्स की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि टूटने वाली नहीं है लेकिन वो है नहीं लैब पे। और कंज्यूमेबल्स, एसिड, एल्कलीज वगैरह, केमिकल्स, कितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ें जो कंज्यूम ही हो गई हैं अगली दफ़ा के लिए बची ही नहीं है तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड हो। परचेज रजिस्टर, कब जैसे आर्टिकल लिया गया, किस डेट को लिया गया, क्या उसका रेट था और जब पूरा का पूरा आर्टिकल्स वो चीज़ें ली गई थी तो उसकी पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट बनती क्या थी, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर नेसेसिटी इंडिकेटर रजिस्टर आते हैं। So the number one is stock registers for breakables, for non-breakables, for consumables. The second one is purchase register, name, date, rate, total cost. And number third is necessity indicator register. अगला आता है common accidents and their prevention in science lab. अब देखिए कि कुछ हम केमिकल्स वगैरह को यूज़ करते हैं और लैब्स वगैरह में जाते हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज़ें करते हैं तो ये तो कॉमन सी बात है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे। अब हो तो गए एक्सीडेंट, पर उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, फर्स्ट एड कैसे दी जा सके। तो कुछ ऐसा हो सकता है जैसे बर्न्स हो सकते हैं, कट्स लग सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है, आई इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा हो सकता है कि कपड़ों के ऊपर केमिकल्स गिर सकते हैं। सो द नंबर फर्स्ट थिंग इज बर्न्स। अगर एसिड के केस में अगर एसिड से बर्न हो जाए तो उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से धोना चाहिए। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट अप्लाई करें उसके ऊपर। एल्कली से बर्न हो जाए तो प्लेंटी ऑफ वाटर से धोएं उसे, फिर अप्लाई करें सिट्रिक एसिड जो कि 1% है, उसके बाद ग्लिसरीन अप्लाई कर दें। फॉस्फोर लिखा है यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस, उसको वॉश करें प्लेंटी ऑफ वाटर से, फिर अप्लाई कर दें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ AgNO3, फिर बैंडेज लगा लें। तो बर्न्स के केस में क्या आएगा, विद एसिड वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड देन अप्लाई सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्कली के मैटर पे वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, अप्लाई सिट्रिक एसिड 1% एंड ग्लिसरीन। फॉस्फोरस के केस में वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, अप्लाई डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ AgNO3, फिर बैंडेज अप्लाई कर लें। द नेक्स्ट वन इज अगर सोडियम और पोटेशियम से हो जाती है तो यहाँ पे आप वॉश करेंगे केरोसिन ऑयल से। अब देखिए पिछले केस में हमने पढ़ा वाटर से धोएंगे और यहाँ पे केरोसिन ऑयल के, जस्ट बिकॉज सोडियम और पोटेशियम होते हैं वेरी एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन, ठीक है, इन एक्सोथर्मिक होते हैं इन रिएक्शन। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें पानी का तो इस्तेमाल यहाँ पे करना ही नहीं है, तो हम वॉश करेंगे किससे, केरोसिन ऑयल से, ठीक है। फिर उसको साफ करेंगे, फिर अप्लाई कर लेंगे ग्लिसरीन को। अगर स्टोव, हीटर, बर्नर, बॉइलिंग वाटर से हो जाता है तो ठंडे पानी से धोएं और उसके बाद कॉमन सोल्ट और ग्लिसरीन अप्लाई कर लें। सो इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम वॉश विद
kerosene oil, then clean it and then apply glycerine. Stove, heater, burner के boiling water के केस में wash with cold water and apply common salt and glycerine. Cuts के केस में क्या होगा, डेटोल से धोएं, अप्लाई करें टिंक्चर आयोडीन. तो कट्स के केस में, इन द केसेस ऑफ कट्स, वॉश विद डेटोल एंड देन अप्लाई टिंक्चर आयोडीन. अगर पॉइजनिंग के केस में हो जाता है, कभी कभी जैसे होता है कि हम केमिकल्स वगैरह पिपेट से हम सक करते हैं एसिड एल्कलीज वगैरह, तो इस केस में क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि स्वॉलो भी कर सकता है इंसान. तो उसके लिए क्या करें कि बड़ा खूब सारा पानी पिलाएं, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करें या लाइम वाटर का यूज़ करें. क्यों? ताकि न्यूट्रलाइज कर दे ये जो भी स्वॉलो करा होता है आपने उसके इफेक्ट को. नॉन कोरोसिव पॉइजनिंग हो जाए तो उस इंडिविजुअल को वॉमिटिंग करवा दें. इनहेल कर ले कोई पॉइजनस गैस तो उसको ओपन एयर में बिठाएं. अमोनिया दें स्मेल करवाने को, और कॉफ़ी दें ताकि वो रिलैक्स हो जाए, रिलीफ पहुंचे उसे थोड़ा सा. आई इंजरी के केस में अगर ऐसा हो जाए, नहीं सबसे पहले पॉइजनिंग को ख़त्म कर लेते हैं. तो सबसे पहले आता है स्वॉलोड एसिड या तो फिर एल्कली. इन द केस ऑफ स्वॉलोइंग, तो एसिड और एल्कली के केस में क्या होगा, ड्रिंक वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम वाटर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. देन आता है नॉन कोरोसिव पॉइजनिंग, आस्क द पर्सन टू वॉमिट. ठीक है. अगला आता है इफ इनहेल्ड पॉइजनस गैसेज, तो ओपन एयर कॉफ़ी एंड गिव अमोनिया फॉर स्मेलिंग. अगला आता है आई इंजरी के बारे में. तो एसिड से हो जाए तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करें, और बेस के केस में पानी का यूज़ करें, और 1% जो है बोरिक एसिड का यूज़ करें. तो इन द केस ऑफ आई इंजरी, इन द केस ऑफ एसिड, यूज डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड इन द केस ऑफ बेस use water and 1% solution of boric acid. इलेक्ट्रिकल शॉक के केस में क्या करें, स्विच ऑफ कर दें, टर्न ऑफ द स्विच. ठीक है, टर्न ऑफ द स्विच. ठीक है. और नेक्स्ट वन है फायर एक्सीडेंट के केस में. अगर जैसे कि कोई इंडिविजुअल के साथ ऐसा हो गया तो उसको रैप करते हैं थिक ब्लैंकेट के साथ. और अगर ऑफिस पेपर्स वगैरह में हो गया हो तो पानी तो वहाँ पे आप फेंक नहीं सकते, तो वहाँ पे आप स्प्रे करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो इन द केसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, turn off the switch, and in the case of fire accidents, wrap with thick blanket, and in the case of office papers, spray carbon dioxide gas. अगला है, अगर कभी कभार कपड़ों पे एल्कली या एसिड गिर जाता है तो एसिड के केस में आप वॉश करें NH4OH सोल्यूशन से, और एल्कली के केस में क्लीन करे किससे, सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. सो ड्रॉपिंग ऑफ एसिड और एल्कली ऑन क्लोथ्स. इन द केस ऑफ एसिड, वॉश विद NH4OH सोल्यूशन, एंड इन द केस ऑफ एल्कली, क्लीन इट विद सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. अगला है, इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि लेबोरेटरी वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी साइंस एजुकेशन का, क्योंकि साइंस तो बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है. तो जिसकी वजह से आप स्टूडेंट्स को फीड तो कर दोगे फैक्ट्स और थ्योरीज, लेकिन वो जानेगा ही नहीं कि उसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, तो उसको समझ में नहीं आएगा. सो एक्सपेरिमेंट्स के बिना तो इसकी बात गलने नहीं वाली है साइंस की. सो ये एक बेसिक एसेंस होल्ड करते हैं प्रैक्टिकल्स. तो डेवलपमेंट पावर जो होती है, ऑब्जर्वेशन की पावर जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है. ठीक है. एपरेटस को होल्ड करने का भी डिपेंड करता है कि कैसे होल्ड हो रहा है एपरेटस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान. ठीक है. तो इसके लिए नेसेसरी है कि लेबोरेटरी जो है वो वेल इक्विप्ड हो. आप जाएँ लेबोरेटरी में, आपने जो प्रैक्टिकल करना है उसका सामान ही आपको मिले ना, तो फिर क्या फ़ायदा है, प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं पाओगे. सो वी कैन से दैट लेबोरेटरी वर्क इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ science education because basic principle of science teaching is learning by doing. Students can be stuffed with facts and theories, but without experiments they cannot experience the basic essence of science. The development of power of observation and handling apparatus depends on the lab work. Therefore it is very necessary to have well equipped laboratory. With this I am done with this topic. Thank you.